अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहद के साथ। एहतमाम से चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने करियर का आखिरी मुकदमा सुनकर अदालत से चैम्बर में चले गए, जिसके बाद बेंच नंबर 1 टूट गया। अपने आखिरी रिमार्क्स में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अदालत में मौजूद लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया और कहा, सबका बहुत मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस करियर का आखिरी मुकदमा सुनकर अदालत से चैम्बर में अब जा चुके हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कलमात अदा किए गए। सबका बहुत मशकूर हूँ। 20 साल तक बेंच का हिस्सा रहा, कभी किसी की दिल आजारी नहीं की। अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो मुआफ़ी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इख्तितामी तासुरात का इजहार अदालत में किया गया। चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने करियर का आखिरी मुकदमा सुनकर अदालत से अब चैम्बर में जा चुके हैं, जिसके बाद बेंच नंबर 1 ये अब टूट चुका है। अपने आखिरी रिमार्क्स में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अदालत में मौजूद लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सबका बहुत ही मशकूर हूँ। वो 20 साल तक बेंच का हिस्सा रहे, लेकिन कभी किसी की दिल आजारी नहीं की। अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो वो मुआफ़ी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम के जरिए अस्पतालों के स्ट्रक्चर से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 90 रोज में अस्पताल विफाक को मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, इसकी तफसील दीजिएगा। देखिए, 18वीं तरमीम के इख्तियारात से मुतल्लिक ये केस था जिसका सुप्रीम कोर्ट ने महफूजशुदा फैसला सुनाया है और इसमें अदालत ने हुक्म दिया है कि सूबों में वो अस्पताल जो वफाक के ज़ेर इंतजाम थे वो वफाक के पास ही रहेंगे। उनका कंट्रोल सूबे 3 माह के अंदर अंदर वफाक को मुंतकिल करें। और साथ ये भी कहा गया कि अगर 90 रोज़ों मुंतकिल ना हुए, ना किसी तौर मुमकिन ना हुआ, उनकी तौसीक के लिए भी अदालत से रुजू किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी अदालत ने कहा है कि अस्पतालों के जो इंतजामात हैं वो 90 रोज तक जो मौजूदा जिस अंदाज में चल रहे हैं सूबों के पास वैसे ही चलते रहेंगे। और हम जो वफाकी हुकूमत है वो तमाम अस्पतालों में नए जो हैं जो तोसी मंसूबे हैं उनके हवाले से भी काम कर सकती है। अदालत के फैसले में भी कहा गया कि जिंदगी सबसे बड़ा बुनियादी हक है और फेडरेशन तमाम बुनियादी हकूक के जो तहफ़्फ़ुज़ है वो करना फेडरेशन का काम है। इसलिए फेडरेशन ही के पास ये जो सेहत का शुबा है, खासकर जो वफाक के अस्पताल हैं वो रहेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि 18वीं तरमीम की गलत तशरीह की गई और बगैर कवायद के और कवानीन को जाने बगैर जो अस्पताल हैं उनको मुंतकिल किया गया। जी सही, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने तफसीलन अपडेट किया। और अब आपको बताएं, निजी स्कूलों की फीस में कमी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 5000 से जायद फीस लेने वाले मुल्क भर के तमाम स्कूलों को 20% कमी करनी होगी। वालिदैन को खतूत लिखने वाले स्कूलों को नोटिस भिजवा दिए गए। इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। स्कूलों की फीस में कमी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। फैसले में वाज़ेह किया गया कि फीस में 20% कमी का हुक्म 5000 से जायद फीस लेने वाले मुल्क भर के तमाम निजी स्कूलों के लिए है। 5000 से कम फीस लेने वाले स्कूल इससे मुस्तस्ना हैं। अदालती फैसले में स्कूल इंतजामिया को असातिज़ा की तनख्वाहों में कमी से भी रोक दिया गया। फैसले का असर तलबा की स्कॉलरशिप और स्कूल की दीगर सहूलियात पर भी नहीं पड़ेगा। FIA को कब्जे में लिया गया स्कूलों का रिकॉर्ड कॉपी करके वापस करने की हिदायत। अदालती हुक्म के बाद वालिदैन को तस्दीक अमेज खतूत लिखने वाले स्कूलों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। वालिदैन को अदालती फैसले के मुताबिक कम फीस जमा कराने की हिदायत करते हुए खबरदार किया गया है कि जायद फीस जमा कराने वाले वालिदैन और तलबा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कम सिन बच्ची उमर कत्ल केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि वो माजरत ख्वाह हैं, केस ना निपटा सके। अमल की वालदा ने कहा कि अदालती इकदाम से हौसला बढ़ा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हौसला क्या बढ़ेगा, बच्ची के जाने से हौसला खत्म हो गया था। बदकिस्मत वाक़े पर बहुत अफसोस है। वालदैन के वकील ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि अमल हलाकत पर पुलिस एहलकार जिम्मेदार है। निजी अस्पताल ने हलाकत की तारीख में टेम्परिंग की, जिस पर अदालत ने कहा कि कमेटी रिपोर्ट पर जिम्मेदारान को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। जिम्मेदारान को रिपोर्ट की कॉपी फराहम की जाए। पाकिस्तान के 25वें चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार अपने करियर का आखिरी मुकदमा सुनकर अदालत से चैम्बर में चले गए। उनके 747 रोज में सुप्रीम कोर्ट बड़े फैसलों के बायस न सिर्फ मीडिया बल्कि पूरी कौम की तवज्जो का मरकज बनी रही। अदालत उज़्मा ने कौन कौन से बड़े फैसले किए, इस रिपोर्ट में जानिए।
चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में महंगे निजी स्कूलों को फीस में 20% कमी और गर्मियों की छुट्टियों की आधी फीस वापस या एडजस्ट करने का हुक्म दिया गया। मिनरल वाटर कंपनियों को ज़ेरे जमीन पानी इस्तेमाल करने का मुआवजा देने का पाबंद किया गया तो हुकूमत को दियामीर बादशाह और मोमन डैम की फौरी तामीर का हुक्म मिला। जस्टिस साकिब निसार के दौर में ही कई बड़े नामों की सुप्रीम कोर्ट में पेशियां हुई, जेल यात्रा भी हुई। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज समेत कई सियासी पहलवान मुख्तलिफ वजह पर अखाड़ा बदर हुए। सेनेट इलेक्शन से नून लीग का बाहर होना और नवाज शरीफ की पार्टी क़यादत से महरूमी भी अदालती फैसलों का ही नतीजा। पाकपता नाराजी केस में भी GIT ने मियाँ साहब के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश की। जनूबी पंजाब में शरीफ खानदान की शुगर मिल्स मुंतकिली भी कलअदम करार पाई। साबिक चेयरमैन औकाफ बोर्ड सदीकुल फारूक, सरबराह PIA मुशर्रफ रसूल, चेयरमैन PTV अताउल्लाह कासमी की तकर्रियां कलअदम करार दी गयी। चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में ही आसिफ जरदारी के करीबी साथी हुसैन लवाई, अनवर मजीद और निसार मोराई भी सलाखों के पीछे पहुंचे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के खिलाफ भी घेरा तंग हुआ तो शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की न सिर्फ बरियत कलअदम करार पाई बल्कि काल कोठड़ी में भी जाना पड़ा। करप्शन और कत्ल के इल्जामात में अयाज नियाजी, आसिफ हाशमी और राव अनवार की गिरफ्तारियाँ हुई। कब्जा गिरी के इल्जाम में मंशा बम और खोखर बरादरान की जेल यात्रा हुई। जस्टिस साकिब निसार के दौर में ही वफाकी वजीर आजम सवाती को IG इस्लामाबाद तबादला केस में वजारत से हाथ धोना पड़ा तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को DPO पाकपतन तबादला केस में ज़ाब्ती हैसियत में पेश होकर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगना पड़ी। जस्टिस साकिब निसार के दौर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुल्क की तारीख में पहली बार अवामी समातें की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से बरतरफ किया गया जबकि साबिक जस्टिस फारूक इरफान का ट्रायल आखिरी मराहिल में है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर कांसी को क्लीन चिट भी दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालत में DG काउंटर इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैज हमीद, नवाज शरीफ और इमरान खान समेत कई बड़े बड़े भी पेश हुए। पाकिस्तान के 25वें चीफ जस्टिस आज रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार ने काम के लिए दिन रात एक किया, छुट्टी वाले दिनों में भी अदालत लगती रही। साल 2016 के आखिरी रोज 31 दिसंबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाने वाले जस्टिस साकिब निसार एक साल तो मामलात को मामूल के धीमे मिजाज से लेकर चलते रहे, लेकिन फिर इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली मुकदमात के फैसलों के बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार के मिजाज, तेवर और रफ्तार सभी बदल गए। 22 दिसंबर 2017 को उन्होंने जरूरी अदालती अमले की हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म करने का इंतजामी हुक्म भी जारी कर दिया। छुट्टी के रोज भी काम का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 15 जनवरी 2019 तक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुल्क में रहते हुए खुद सिर्फ 2 हफ्तावार छुट्टियां की। साहबजादे बैरिस्टर नजम साकिब की मंगनी भी छुट्टी के रोज तय पाई, लेकिन वालिद ग्रामी इस दिन भी अदालत लगाए अवामी मुकदमात सुनते रहे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने छुट्टी के रोज लाहौर रजिस्ट्री में खुली कचहरियाँ भी लगाई और साइलिन की दादरसी के अहकाम जारी किए। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि एक ही दिन में वफाक और सूबा में पहुंचकर मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। ये एजाज भी जस्टिस साकिब निसार ही का है। एक रोज कोयटा, कराची और लाहौर रजिस्ट्रियों में, जबकि दूसरी मरतबा इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी अदालत लगाई। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद रजिस्ट्रियों में तो समातें रात गए तक भी चलती रहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन भी छुट्टी के रोज होने वाली तमाम समातों में बेंच का हिस्सा रहे। इसलिए तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कई मौके पर कहा उन्होंने अपने और जस्टिस एजाजुल एहसन के अहले खाना से 1 साल की छुट्टी ले रखी है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने बाबा रहमती की इस्तिलाह इस्तेमाल की। उन्होंने बाबा रहमती का तज़किरा क्यों किया और ये बाबा रहमती कौन है, इस रिपोर्ट में जानिए। ये जुडिशरी आपका बाबा है। आपके खिलाफ फैसला हो जाए तो फिर ये गालियां मत निकालिए कि बाबा किसी डिजाइन का, किसी प्लान का, किसी बड़े अमल का हिस्सा बन चुका है। नहीं बना ये बाबा, नहीं बनेगा ये बाबा। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में नई इस्तिलाह बाबा रहमते, जिसकी बाज़गश्त पहली बार पनामा केस की समाअत के दौरान सुनी गई। कभी आपने मुझसे पूछा है कि बाबे रहमते का किरदार क्या है? मरहूम अशफाक अहमद के इस तखयलाती तस्वुर को चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने लिए किरदार बनाया। गुज़िश्ता साल लाहौर बार से खिताब करने पहुँचे तो खुद ही इसके किरदार की वजाहत भी कर दी। बाबे रहमते का किरदार वो है जो एक माशरे में मुनसिफ का किरदार है, जो बड़े का किरदार, जिसके पास लोग जाते, जाके अपना मसला बयान करते। चीफ जस्टिस के मुताबिक बाबा रहमते ने हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले किए। उसके फैसलों पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया। बाबा रहमते अपने विजन, विजडम, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस के बारे के मुताबिक उसका कर देता है
और जिसके खिलाफ होता है वो सर झुकाए हुए वापस चला आता है, ये नहीं खाता कि बाबे रहम तेरे ने मेरे नाल ज्यादती की थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार बार बार कह चुके, अदलिया का किरदार भी बाबा रहमते जैसा ही है और इसकी इज्जत और तकरीम के बगैर मुआशरे का तवाजुन बरकरार नहीं रह सकता। मगर ये भी कहा, बाबा रहमते की जुडिशल पॉलिसी भी सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिनका कहना है कि कुछ सियासतदान ECL के हवाले से इतने खौफजदा क्यों हैं, बैरून मुल्क जाने में इस कदर दिलचस्पी क्यों है, क्या कोई शख्स इस मामले पर वजाहत कर सकता है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत से अरकान बैरून मुल्क अकामे और रिहाइश रखते हैं, पाकिस्तान में भी सियासतदानों के करने के लिए बहुत काम है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ट्वीट पर बिलावल भुट्टो ने जवाबी ट्वीट कर दिया। कहा, यह जाहिर है कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक नहीं समझ सकते। ECL में सिर्फ अपोजिशन अरकान का नाम डालना मुज़ाहिका खेज है, हुकूमती अरकान तो सफ़र में हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म को वादा भी याद दिलाया। कहा कि वज़ीर आज़म तो कहते थे 6 माह तक बैरून मुल्क दौरा नहीं करेंगे, लेकिन वो अब तक 7 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख नैब की कारकर्दगी पर सख्त नाराज है। रिमार्क दिए, नैब के तफ्तीशी अफसर नाअहल हैं, काम करना नहीं आता, दफ्तर में बैठे रहते हैं। इरफान हक की रिपोर्ट देखिए। नैब वाले सिंध में क्या काम कर रहे हैं, इतनी गड़बड़ है, शहर बुरी हालत में है, दफ्तर में बैठकर काम करते हैं, जाए बकुआ पर नहीं जाते। नैब के तफ्तीशी अफसर नाअहल हैं। चीफ जस्टिस सिंध जस्टिस अहमद अली शेख गुस्से में आ गए, रिमार्क्स दिए, सबसे ज्यादा बुरी हालत नैब सखर की है। नैब के तफ्तीशी अफसर से कहा, केस मेमो बनाकर दिखाएं, कुछ आता भी है आपको या नहीं, सारा काम किससे करवाते हैं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, महकमा तालीम में करप्शन के मामले पर एक मुलजिम ने प्ली बार्गेन की दरखास्त दी। चीफ जस्टिस ने कहा, करोड़ों की करप्शन और सिर्फ 5000 वापस लिए। नैब ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी के आबाई इलाके गढ़ी यासीन में तरक्याती मंसूबों में करप्शन की निशानदेही की तो इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली गई। 5 मार्च को महकमा तालीम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर महकमों में करप्शन के मामले पर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया गया। और अब आपको बताएं, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन और हुकूमती बेंचेस में गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तेफाक हो गया। आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ ने स्पीकर से माजरत करते हुए हुकूमती बेंचों के रवैये पर एहतजाज किया, जिस पर स्पीकर ने बताया कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो भी बात होगी पार्लिमानी आदाब के अंदर होगी। जिन साहब ने जवाब देना था, बदकिस्मती से उन्होंने 5, 7, 10 दिन पहले बेपनाह यानी वो अल्फाज ज़ुबान पर नहीं आ सकते, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। सर, ट्रेजरी बेंचेस जितनी भी तनकीद करें अपने जवाब में या जो भी उनकी स्पीचेस हैं, अगर वो अच्छे तरीके से बात करेंगे, हम 2 कदम आगे बढ़कर उनकी हम तौकीर करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता जनाब स्पीकर कि कोई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करे और फिर हमसे ये तवक्को की जाए कि हम उनकी बात सुनें। दिस विल नॉट हैपन। हैविंग सेड दैट, आपके लिए हमारे दिल में बेपनाह एहतराम और मैं माज़रत चाहता हूँ कि उस दिन मैंने आपका हुक्म नहीं माना। थैंक यू। मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, ये कि हमने फैसला किया है और तमाम जो सीनियर लीडरशिप हैं इनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि जो भी बात करेगा वो बिल्कुल वाज़ेह बात करेगा, लेकिन किसी की तस्दीक और तौहीन नहीं होगी। नवाज शरीफ से लाहौर कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात जारी है। इसी पर बात करेंगे आरिफ मलिक से। आरिफ मलिक, बताइएगा आज कौन कौन से रहनुमा पहुंचे मुलाकात के लिए? जी, आज लीगी रहनुमाओं का मुलाकात का दिन है, तो अमीर मुकाम जहाँ पर मुलाकात के लिए पहुंचे, इकबाल सफ़र झगड़ा, तमीना दौलताना, तारिक फजल चौधरी और दीगर रहनुमा हैं वो मुलाकात के लिए पहुंचे। ताहल अभी तक मरियम नवाज कोट लखपत जेल में अभी तक नहीं पहुंची मुलाकात के लिए, गर्त के लिए। अगरचे पहले जो जुमेरात का दिन मुलाकातों का होता है तो मरियम नवाज पहले 12 बजे से पहले यहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन आज अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची और हमजा शहबाज भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। तो लीगी रहनुमा यहाँ पर आज मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त मुलाकात 2 बजे तक ये मुलाकातों का टाइम है। तमीना दुल्ताना ने मीडिया से गुफ्तगू की है तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को इजाज़त नहीं दी जा रही
रही कि उनकी मुआलिज को इजाज़त नहीं दी जा रही कि उनका इलाज किया जाए। उन्होंने बार बार ये कहा कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उनको इलाज की सहूलत दी जाए ताकि वो सेहतियाब हो सके। दीगर रहनुमाओं ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका जो अलायंस हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये अलायंस ज़रूर हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी तक नहीं पहुंचे मुलाकात के लिए, बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने पेश किया आइंदा साल दोबारा इलेक्शन होंगे। महीने पहले किया था जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, उसी दिन क्या हालात थे और आज क्या है। तो अभी लोग देख रहे हैं कि जो कुछ हो गया गलती हुई है, और वही लोग खुद अभी बाहर आएंगे और जिस तरह बड़े बड़े लोगों ने कह भी दिया, अभी अवाम भी कहेंगे और उसको रोसत करेंगे। और मैं ज़ाती तौर पर मेरा ये राय है कि मैं देख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल 2020 दोबारा मैंडेट के लिए लोगों के सामने पेश होंगे। इसमें हमारा इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, इमरान खान और पीटीआई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप लोग इस बात पर मजबूर हो गए, जिन्होंने बेड पर भी मोहर लगाया वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को याद कर रहे हैं। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला में 12 साला हुज्जाम की छठी जमात के तालिब इल्म पर फायरिंग, बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे शाहीन शहजादी से। शाहीन, बताइएगा मामला क्या है? शाहीन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला में 12 साला हुज्जाम की छठी जमात के तालिब इल्म पर फायरिंग का वाकया सामने आया है। बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और यहाँ पर यह बताया भी जा रहा है पुलिस के मुताबिक जो बच्चा है वो भी एलाइड अस्पताल में। शाहीन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलेंगे, फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला में 12 साला हुज्जाम की छठी जमात के तालिब इल्म पर फायरिंग का वाकया सामने आया है। बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहाल इस वाकये की वजह मालूम नहीं हो सकी कि फायरिंग किस वजह से हुई और ये वाकया किस वजह से पेश आया। अभी फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला में फायरिंग से जख्मी तालिब इल्म का क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੇਲ ਮਕਬੂਲ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਬੂਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ? ਚਪਾਲ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਚਾਚੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ हो गए कहने तेरे मैं पैर मार दूंगा। किस वजह तो? पता नहीं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा शाहीन शहजादी। शाहीन, बताइएगा मामला है क्या? जी बिल्कुल, पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक वालिदैन ने जो बताया है, इस हवाले से ना तो कोई इनकी जाती रंजिश है, ना किसी किस्म की कोई इनके साथ दुश्मनी है। जिस बच्चे ने इसके ऊपर फायर किया है वो भी कम उम्र है, 12 साल का जो लड़का है सुहेल, वो हजामत भी करता है, वहाँ पर उसकी दुकान भी है और ये सुबह स्कूल में आया। गार्ड के मुताबिक ये लड़का यहाँ पर आया और आते ही इस पर फायर खोल दिया। बस से जैसे ही अब्दुल्ला नीचे उतरा, इसने इस पर फायर कर दिया और उसके बाद गार्ड के मुताबिक इसने जवाबी फायर भी किया, इसको पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो यहाँ से भाग निकला क्योंकि यहाँ पर धुंध काफी ज्यादा थी। इस वजह से वो धुंध का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग गया। जो अब्दुल्ला है वो इस वक्त अलाइड अस्पताल में मुंतकिल इसको कर दिया गया है। अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज है और पुलिस इस हवाले से तहकीकात कर रही है, लेकिन जो मुल्जिम है वो ताहाल फरार है। इसके अलावा जो कंडीशन है वो डॉक्टर के मुताबिक बच्चे की काफी ज्यादा सीरियस बताई जा रही है, क्योंकि 2 गोलियां लगी हैं इसको, एक बाजू में लगी है और एक छाती में। तो बच्चे का जो ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। बहुत शुक्रिया शाहीन, आपने हमें अपडेट किया। अपने नाजरीन को बताते चले कि फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला में फायरिंग का सुबह 8 बजे ये वाकया पेश आया था। स्कूल गार्ड के मुताबिक मुल्जिम धुंध का फायदा उठाकर फरार हो गया। इसने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये 8-5 का सुबह टाइम था, धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, 1 मीटर तक भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक से ना आवाज़ आई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे टायर फटा है। जब मैं वहाँ कुएं पर गया तो एक बच्चा ज़मीन पर लेटा हुआ था, तो वह मुल्जिम ने फायर किया मुझ पर। तो उसके बाद उसने ना, मैंने फायर किया भाई, तो उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन उसका पिस्टल जो है वो गोली है ना चैम्बर में फंस गई। तो उसने फिर दौड़ लगानी शुरू कर दी, दौड़ गया। वो धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा था ना, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाते हुए दौड़ गया। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएं कि मुशर्रफ इतलात सिंध बैरिस्टर आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि पेशावर में यंग डॉक्टर्स फिर एहतजाज करने लगे। वज़ाइफ की फौरी अदायगी समेत हॉस्टल अलाउंस और सिक्योरिटी एक्ट की मंजूरी का मुतालबा किया जा रहा है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त असम्बली रोड पर वो मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल लीडरिंग अस्पताल में तमाम ये जमा हुए इकट्ठे हुए वहाँ से मार्च करते हुए असम्बली के सामने इन्होंने रोड ब्लॉक किया, एहतजाज किया। मुतालबात वज़ाइफ की अदायगी और अलाउंसेस में जो कटौती है और साथ साथ एमओ सिक्योरिटी एक्ट का मुतालबा है, इस हवाले से पहले भी एहतजाज करते हैं। आज की डेड लाइन थी और आज वो फिर सड़कों पर आए हैं और इस वक्त भी यहाँ पर मुज़ाकरात जारी हैं ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान के साथ। उनका यही कहना है कि जब तक महकमे सेहत के अफसरान के साथ इनके मुतालबात मुज़ाकरात होने के बाद मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक वो एहतजाज करेंगे। इस वक्त मुज़ाकरात का मरहला जारी है, ताहम इन्होंने टाइम दिया हुआ है 2 बजे तक। अगर 2 बजे तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर असम्बली के इस रोड को बंद कर दिया जाएगा और इनका आइंदा का जो लाहे अमल होगा वो तमाम अस्पतालों के सर्विसेज का बाइकाट होगा। अपडेट से शुक्रिया फयाज। मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त करना चाहूँगा अपने पीटीआई के दोस्तों से कि खुदारा इन बयानबाजी से, इस तरह की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करे और जो कौम से उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, उन वादों को पूरा करने के लिए कुछ काम भी करें। क्योंकि मैं समझता हूँ बातें करने से काम नहीं होता, काम करना पड़ेगा आपको, वज़ीर आज़म साहब को भी और उनकी काबीना को भी। तो गुजारिश मेरी है कि साजिशें छोड़ दें, साजिशें आपकी कामयाब नहीं होंगी। आपने बड़े बड़े ऐलानात किए अपने साजिशी मकासद को पूरा करने के लिए, वो माजी में पूरा नहीं हो पाए, सिंध की आवाम ने आपको रिजेक्ट किया। खुदारा अब वक्त आ गया है कि आप काम पर तवज्जो दें। दूसरी मैं एक और अहम गुजारिश आपके तवज्जुद से वफाकी हुकूमत से करना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत बार बार कहती थी कि हम इदारों की सरबुलंदी में, इदारों की खुद मुख्तारी में बिलीव करते हैं। आपने देखा पिछले कुछ रोज़ में एक अहम वफाकी वज़ीर ने इस बात की फरमाइश की कि क्यों ना नैब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को हिरासत में लेती है। उसका जवाब मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइंद है जो नैब के दफ्तर से आया और उसमें उन्होंने कहा कि ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत है क्या वफाकी हुकूमत नैब के इदारे को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ ये इस बात की तायीद है जो कि बार बार पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें करती रही हैं कि यह हुकूमत अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रही है, अपने मकासद पूरे करने के लिए, जिसका बुनियादी नुकसान मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इदारों को हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत को हो रहा है। खुदारा मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल मनूवरिंग है, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस है इदारों के अंदर, इसको ख़त्म करें ताकि इदारे खुद मुख्तार तरीके से काम कर सकें और पाकिस्तान की बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया। देखिए, नैब जो तहकीकात कर रहा है उसका जवाब नैब खुद दे सकता है। मैं बहैसियत सिंध हुकूमत के नुमाइंदे के इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि जो जो तफसीलात हमसे तलब की जाती है, हमसे मांगी जाती है, हम वो प्रोवाइड करते हैं। हम समझते हैं कोई गलत चीज़ सिंध हुकूमत ने नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन करने का शौक़ है, इन्वेस्टिगेशन करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बट मैं समझता हूँ लोगों को हिरासा ना किया जाए बस। अच्छा, वफाकी हुकूमत से जो है वो अभी कल अख्तर मेंगल ने भी बाहर आ गए, तो क्या आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत अब जाने वाली है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिन लोगों ने सिंध की आवाम के साथ, सिंध की हुकूमत के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हुकूमत के साथ साजिश करने की कोशिश की, उनके साथ वही चीज़ हो रही है। मैं समझता हूँ कोई काम करने से पहले इंसान को अपना गिरेबान झांक लेना चाहिए। हम बार बार ये कहते रहें कि जो सिंध हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, हमारे अपने MPs पर मुश्तमिल हुकूमत है। जो वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत है वो मखलूत हुकूमत है जिसके अंदर और सियासी जमातों का इश्तराक है। मैं बार बार ये गुजारिश करता रहा हूँ कि जो लोग हमारे ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे हैं, ज़रा वो अपने आस पास देख लें, क्या उनके हलीफ उनसे खुश हैं, उनसे मुतमईन हैं। इस बात का इजहार मैं समझता हूँ बहुत सारी जमातें ऑलरेडी कर चुकी हैं कि वो वफाकी हुकूमत से मुतमईन नहीं है, और मैं समझता हूँ यही लम्हा फ़िक्रिया है इस मौजूदा नाकाम हुकूमत के लिए। मौजूदा सूरत हाल में काश्तकारों ने पीटीआई सरकार को आलू दे दिया है, वो दूसरों को आलू देते थे, उनको कल आलू मिल गया है। तो ये कौन सी हमारा ज़राई मुल्क है, और ज़राई मुल्क होने के नाते हमारी कोई ज़राई पॉलिसी होनी चाहिए। चलो गैस में पॉलिसी नहीं, बिजली में पॉलिसी नहीं, महंगाई में पॉलिसी नहीं,
दीगर मामला में पॉलिसी नहीं, ज़राअत की पॉलिसी भी नहीं है। जो आलू जो देंगे काश्तकारों ने आलू दिया है सरकार को, क्या कहेंगे इस आलू पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़राई पॉलिसी कहें, मुआशी पॉलिसी कहें, ट्रेड पॉलिसी कहें, कॉमर्स पॉलिसी कहें, कोई पॉलिसी मौजूदा हुकूमत के पास नज़र नहीं आती। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। हमारी जो 70% आबादी है वो ज़राअत से मुंसलिक है, और जो भी हुकूमत हो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़राअत के शोबे पर स्पेशल फोकस दें। मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट। नब्बे रोज में अस्पताल विफाक को मुंतकिल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम में अस्पतालों के स्ट्रक्चर से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। तरमीम की गलत तशरीह की गई। आईनी और कानूनी तरीक़ाकार को मद्देनजर रखे बगैर अस्पताल सूबों को मुंतकिल हुए। अदालत के रिमांड। सुप्रीम कोर्ट का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बुनियादी आईनी हुकूक फराहम करने का हुक्म। अदालतों का दायरा इख्तियार गिलगित बल्तिस्तान तक ही महदूद होगा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कानून चैलेंज कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, ये एक तारीखी फैसला है। पाकिस्तान के शहरियों और GB के रिहायशियों के लिए गुड लक। और सिंध फूड अथॉरिटी के बर्न्स रोड, सदर और हुसैनाबाद के रेस्टोरेंट्स पर छापे। नाकिस इंतजामात पर हुसैनाबाद का रेस्टोरेंट सील। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को 1,85,000 रुपए का जुर्माना। रेस्टोरेंट्स में कई दिन पुराना गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा था। मसाला जात में भी चाइनीज सॉल्ट इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आपको बताएं, सिंध असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी हुआ तो अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर कहते हैं स्पीकर ने 42 हुकूमती अरकान की मुअत्तली पर इजलास मुलतवी किया है। नुसरत सैर अब्बासी ने बिलावल भुट्टो से कहा कि ट्विटर के बजाय अरकान असम्बली की कारकर्दगी देखें। कोरम पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और यही स्पीकर साहब बारहा असम्बली में कह चुके हैं, मैं बिलावल जरदारी को शिकायत करूंगा, बिलावल जरदारी को शिकायत करूंगा। तो भाई बिलावल जरदारी साहब, इतने भी आप मासूम नहीं हैं। आप इतने मासूम भी नहीं हैं कि आपको पता ना चले कि असेंबली में किस तरह के रूल्स और रेगुलेशन है और किसने कोरम पूरा करना है। तो मेहरबानी करें, ट्वीट्स करने से ज्यादा जो आप ज्यादा एक्टिव है ना ट्विटर पर, खुदारा अपने लोगों को बुलाएं, अपने मेंबर्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि कहाँ है असासे, क्यों नहीं जमा कराए। हमने तो कोरम पॉइंट आउट किया ही नहीं था, स्पीकर साहब ने खुद ही आके ऐलान कर दिया। खुद ही बोला था रिवायत रोज 12 बजे तक इंतजार करते थे और जुमे का इजलास भी कैंसिल कर दिया। ये सिर्फ बड़े वाजे, देखिए हर एक्शन के पीछे आपको समझना चाहिए कि बदनीयती है। पार्लिमानी और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। कौन सी पार्लिमानी कमेटी किसको मिलेगी, जानते हैं अब्बास शब्बीर की इस रिपोर्ट में। नए साल में हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठकर काम करने पर इत्तेफाक। कौमी असेंबली की 40 कमेटियों में से अपोजिशन 19 जबकि हुकूमत 21 की सरबराही लेने पर मुत्तफिक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल, फार्मूला तय पा गया। अगले हफ्ते कमेटियों के कयाम से मुतालिक कौमी असेंबली में तहरीक पेश होगी। तहरीक मंजूर होने के बाद कमेटियों के चेयरमैन का इंतखाब शुरू हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही हुकूमती अरकान के पास रहेगी। मुस्लिम लीग नून को 9 कमेटियों की सरबराही मिलने का इम्कान है। नून लीग किसी साबिक वजीर को चेयरमैन कमेटी नहीं बनाएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो का नाम खारजा कमेटी के चेयरमैन के लिए तजवीज। दीगर के नाम भी स्पीकर को दे दिए गए। मुज़ाकरात में वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान, चीफ वेब आमिर डोगर, खुर्शीद शाह, शाजिया मरी, अयाज सादिक, राना सनाउल्ला, राना तनवीर, नवीद कमर और दीगर शरीक हुए। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत सिंध में गैर आईनी तौर से तब्दीली लाना चाहती है तो ले आए, फिर देखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, हुकूमत अपने वजन से खुद ही गिर जाएगी। बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। लोग महंगाई के नीचे दब चुके हैं। तस्वर भी नहीं किया जा सकता जितनी महंगाई हो गई है। हर चीज़ तो डबल हो चुकी है, टैक्सेस में हर चीज़।
एग्रीकल्चर हमारी ख़त्म हो चुकी है, इंडस्ट्री हमारी रुक गई है, एक्सपोर्ट हमारी रुक गई है। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आए। मगर उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत अपना काम करे, सक्सेस स्टोरी दे। अगर ये नहीं दे सकते तो ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसान है। रुक करेंगे लाहौर का, जहां गैस की फराहमी मुअत्तल होने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। गाजी रोड पर मुजाहरे के बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, टायर भी यहाँ पर नजर आतिश किए गए हैं, मुतालबा क्या कर रहे हैं ये मुजाहरीन? ये अवामी कॉलोनी फिरोजपुर रोड के रहायशी हैं जो कि गैस की अदम फराहमी के खिलाफ फिरोजपुर रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का ये कहना है कि गुज़िश्ता 3 दिन से गैस की बंदिश के बायस इनके मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। बच्चों को वक्त पर खाना नहीं ये बनाकर दे सकते और बारहा इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन इनकी शिकायत का कोई अजाला नहीं किया गया और बिलाखिर इनका ये कहना है कि ये अपना एहतजाज जो है वो गैस की बंदिश के खिलाफ फिरोजपुर रोड पर रिकॉर्ड करवाने के लिए निकल आए और इनका कहना है कि इनके मुतालबात को जल्द तस्लीम किया जाए, कि इनके इलाकों की गैस को बहाल किया जाए ताकि ये वक्त पर अपने जो रोजमर्रा के काम है वो अंजाम दे सकें। एहतजाज के बाद फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का निजाम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जहांगीर। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। बंस रोड, सदर और हुसैनाबाद में रेस्टोरेंट पर छापे मारे गए हैं। नाकिस इंतजामात पर हुसैनाबाद में रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। अशरफ खान से मजीद जानते हैं। अशरफ, बताइएगा कितने रेस्टोरेंट सील किए गए हैं? जी, अभी तक जो अपडेट आई है सिंध फूड अथॉरिटी के एक्शन में एक रेस्टोरेंट को सील किया गया है। बाकी जो रेस्टोरेंट थे और खाने पीने की जगहें थी उनकी जो नाकिस सूरत की वजह से उनको 1,85,000 रुपए का जुर्माना किया गया है और साथ में 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है कि फौरी तौर पर अपनी सूरत को बेहतर किया जाए। अगर नहीं किया जाए तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि इंतहाई गंदगी नजर आ रही है। जो फ्रीजर थे वहाँ पे भी गंदगी थी और जहाँ गोश्त रखा हुआ था वो भी बहुत पुराना पाया गया था। उनके नमूने ले लिए गए और टेस्ट के लिए भेज दिए गए। सही नमूने ले लिए गए हैं और भेज दिए गए हैं टेस्ट के लिए। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। और अब बात करेंगे मिनी बजट की। वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल मिनी बजट पेश करने के लिए कमर कस ली। आखिर महंगाई क्यों आती है और किसके लिए है? अरकान सिंध असेंबली की क्या है राय, जानेंगे संजय साधवानी से। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई गरीबों के लिए नहीं अमीरों के लिए आई है। अरकान सिंध असेंबली की क्या राय है, आइए उन्हीं से चलकर जानते हैं। फवाद चौधरी को अपना ही पता नहीं है तो वो किस बात पे बात करेगा। वो जिसके साथ होता है ना, कभी मुशर्रफ की बात करता है, कभी परवेज इलाही की बात करता है। महंगाई है तो सबके लिए है। मैं भी आटा खरीदता हूँ, गरीब भी आटा खरीदते हैं। मैं भी चावल खरीदता हूँ, गरीब भी चावल खरीदते हैं। सिस्टम जो चला आ रहा है एकदम से एक स्विच ऑन करके ये नहीं कर सकते कि उसका इम्पैक्ट नीचे ना आए। लाजिम बात है, इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है कि गरीबों के लिए महंगाई इंशाल्लाह नहीं होगी और जो भी अगर कहीं असर पड़ेगा, कुछ टैक्स लगे, कुछ होगा, वो बड़े लोगों तक उसको रखेंगे। अशिया खुर्दनोश यकीनन गैस में इजाफे से और पेट्रोल में इजाफे से इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा और मिनी बजट के समराज जो है ना वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये तशवीश की बात है। अरकान सिंध असेंबली का कहना है जहां महंगाई का नाम आए वहां गरीब आवाम ही पिसती है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। लापता 18 बच्चे बाजियाब नहीं हो सके। सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। पुलिस ने नाकामी का एतराफ भी किया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। लड़नाबाद 3 नंबर से तो पानी लेने गए मेरी बच्ची, पानी लेने गए तो बड़ा घर भी नहीं आया। उस वक्त क्या उम्र थी बच्ची की? 13 साल। सिंध हाई कोर्ट में लापता बच्चों की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। पुलिस ताहाल 18 बच्चों की बाजियाबी में नाकाम है। रिपोर्ट में एतराफ कर लिया। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन ने अदालत में इल्तिजा की, हमारे बच्चे बाजियाब नहीं होते तो हमें मार दिया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि बार बार हुक्म देने के बावजूद बच्चों को बाजियाब नहीं कराया जा रहा। DGCIA आरिफ हनीफ ने बताया, एक बच्ची आसमा के बारे में मालूम हुआ है, वो बलूचिस्तान में है। इन्फॉर्मेशन मिली थी, जैसे आसमा थी उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, साइमा की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो बलूचिस्तान में उत्तर मोहम्मद में है। तो हमने वहाँ पुलिस पार्टी भेजी है। वहाँ रिपोर्टेडली ये है कि वो अपनी माँ से राब्ते में है। डायरेक्टर FIA अमीर शेख ने कहा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बच्चों की बाजियाबी के लिए काम कर रहा है। हमने बताया कि जिनके बी फॉर्म है 18 में से 2 को हमने चेक कर सके हैं, बिकॉज उनके बी फॉर्म हमारे पास है तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास नहीं मिली। सो विच मीन्स दे हैव नॉट लेफ्ट पाकिस्तान थ्रू एयर।
अदालत ने पुलिस को लापता बच्चों का मुकम्मल नादरा रिकॉर्ड FIA को देने की हिदायत के साथ साथ पुलिस और FIA से लापता बच्चों से मुताल्लिक 31 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। बड़ी मछलियों को बड़ा झटका देने की तैयारी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के 50,000 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। सिंध में मुर्दा करोड़पति हो गया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। अंदरून और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की कीमती जायदादें जाहिर होने का सिलसिला तेज तो FBI भी फुल एक्शन में। फालूदे वाले, वेल्डर और बर्फ वाले के बाद कराची में अब करोड़पति मुर्दे की गूंज। 2016 में फौत होने वाले शख्स ने अपनी मौत के बाद 8 करोड़ 70 लाख रुपए मालियत की लग्जरी गाड़ियां खरीद डाली, जिनमें से 5.5 करोड़ रुपए से जायद की 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियां तो सिर्फ 2018 में खरीदी गयी। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 112 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस करने वाले 4,434 नॉन फाइलर्स को पिछले 6 माह में नोटिस भी जारी किए गए, जिनमें से 2,000 ने तो जवाब देकर टैक्स भी भर दिया। 45 करोड़ रुपए की रिकवरी तो सिर्फ पंजाब में एक शुगर मिल मालिक से हुई, जबकि प्रॉपर्टी डीलर्स समेत 350 बड़े नॉन फाइलर्स का फैमिली ट्री डाटा नादरा से हासिल करने की तैयारी कर ली गई है। बात यही नहीं थमती। FBI ने इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत दुनिया भर से पाकिस्तानियों के 50,000 बैंक अकाउंट्स भी ढूंढ निकाले। अकाउंट होल्डर्स में से बेशतर का ताल्लुक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से निकला। दुबई में भी पाकिस्तानियों की 38 अरब रुपए मालियत की 867 जायदादों की तस्दीक हो गई। FBI का कहना है किसी की कोई भी चालाकी किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि बैरून मुल्क दौलत छुपाना तो अब मुमकिन ही नहीं रहा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। सिंध में गंदम की खरीदारी पर करप्शन केस में सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम जाहिद हुसैन की 5 लाख रुपए की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई अपनी गधा गाड़ी किसी को नहीं देता। आपने गंदम के लिए गोदाम कैसे दे दिया? करप्शन के रकम वापस करो वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, मजीद क्या हुआ इस केस में? देखिए, मुलजिम जाहिद हुसैन की जो वकील है उनका कहना था कि मुख्तलिफ जो इसमें शामिल हैं हुकूमती और जो प्राइवेट लोग हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं नैब की जानिब से और गिरफ्तारी का सच्चा है। उनका ये कहना था कि जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं निसार खोड़ो को भी एक गंदम करप्शन केस में नोटिस जारी किया गया है। ताहम जो मुलजिम जाहिद हुसैन है इसका बराह रास्त केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना गोदाम फराहम किया था सरकार को गंदम रखने के लिए, जिस पर अदालत ने तो आज के दौर में कोई अपनी गधा गाड़ी भी नहीं देता, आपने गोदाम कैसे दे दिया? हमें पता है कि कितनी करप्शन हो रही है और उन्हें ये भी हमें पता है कि कितनी करप्शन हो रही है। बहुत शुक्रिया इरफान उल हक। ना दवाएं हैं ना कोई सहूलत। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी के डिस्पेंसरीज का बुरा हाल है। मरीज निजी अस्पतालों में महंगे इलाज कराने पर मजबूर हैं। शफकत अजीज की रिपोर्ट। ना दवाएं हैं ना डॉक्टर्स। यह है कराची के शाह फैसल कॉलोनी की सरकारी डिस्पेंसरी जो खुद वेंटिलेटर पर है। इमारत भी इतनी खस्ता हाल कि अमला भी परेशान है कि कोई हादसा ना हो जाए। ये जो है ना छत की जो है ना ये टूट के गिर गई थी, मेरे ऊपर ही गिरी थी। तो मैंने DHO को कंप्लेन की थी तो उन्होंने बोला कि हम लोग इसको सही करवाते हैं। फिर दोबारा गिर गया तो फिर हम शहीद हो जाएंगे। मरीज भी इलाज के लिए निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इमरजेंसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ सिंध सरकार की ही नहीं बल्कि शाह फैसल की ही बल्दिया उज़्मा की डिस्पेंसरी का भी बुरा हाल है। बहुत अच्छा यहाँ का एक वक्त में माहौल था, मगर अब ये बदहाली की तरफ है। मुशीर इत्तलात से जब सवाल किया तो वो भी टाल गए। मैं कह रहा हूँ, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि अगर डिस्पेंसरियों को फाल कर दिया जाए तो बड़े अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम हो सकता है। साइंस सरकार की जानिब से महकमा सेहत में किए जाने वाले इनकलाबी दावे सिर्फ दावे ही हैं, जिसकी वाहिद मिसाल ये डिस्पेंसरियां हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। लाहौर हाई कोर्ट ने अजायब घर में हैबतनाक मुजस्मा रखने पर इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दो हैकल मुजस्मा देखकर बच्चे डर जाते हैं। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। अजायब घर में हैबतनाक मुजस्समा क्यों रखा गया? मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। मुजस्समा न सिर्फ दो हैकल है बल्कि देखने में खासा खौफनाक भी है। दरखास्त गुजार ने इसी बिना पर मुजस्समे को हटाने की इस्तदा की है। ये जो मुजस्समा है इट इज़ डेमोनिक इन नेचर, इट इज़ फेरोशियस। जो चीज़ हमारे कल्चर और हेरिटेज के साथ नहीं है, इट लुक्स ऑड कि यहाँ पे क्यों रखी गई है।
अजायब घर की इंतजामिया ने मुजस्मे को ढांप दिया है। माल रोड से गुजरने वाले इसे देखकर मिले जुले तासुरात का इजहार करते हैं। एक नई चीज़ है यहाँ पे दिखाने के लिए लोगों को कि यहाँ पे भी बन सकती है ऐसी या कोई चीज़ डिफरेंट है, तो मेरा नहीं ख्याल इसको इस तरह कवर करना चाहिए। इसको बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके जहन में कुछ ऐसी बात बैठ जाएगी इसको देख के, शायद वो दोबारा यहाँ पे ना आना चाहें। इंतजामिया के मुताबिक ये मुजस्मा अजायब घर का हिस्सा नहीं बल्कि मुजस्मों की नुमाइश के लिए इसे यहाँ लाया गया है। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार के यौम पैदाइश पर सर्च इंजन गूगल ने डूडल उनके नाम कर दिया। जी हाँ, अब्दुल हफीज कारदार 17 जनवरी 1925 को लाहौर में पैदा हुए। पाकिस्तान ने ना सिर्फ इनकी क़यादत में 1952 में पहला मैच खेला बल्कि लखनऊ, ओवल और पोर्ट ऑफ स्पेन में टेस्ट मैचेस जीतकर तारीख रकम कर दी। अब्दुल हफीज कारदार ने 26 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। गूगल ने अजीम खिलाड़ी को खिराज अकीदत पेश करते हुए डूडल इनके नाम कर दिया। उनका इंतकाल 21 अप्रैल 1996 को 71 बरस की उम्र में हुआ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।